गुड मॉर्निंग मित्रों, स्वागत है एक बार आपके चैनल में। सेंट्रल करंट अफेयर एपिसोड नंबर 9वां हम आज देखेंगे और इस एपिसोड में हम महत्वपूर्ण ऐप्स और पोर्टल देखेंगे। साथ में आगे जितने भी टॉपिक होंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, उसको भी हम कवर कराएंगे। उत्तराखंड करंट अफेयर पहले मैं कुछ भाग करा चुका हूँ अलग से, सेंट्रल करंट अफेयर अलग से करवा रहा हूँ। और शाम को यूकेपीएससी के पुराने एपिसोड जो हमारे चल रहे हैं पेपरों पर, हम चर्चा उसी पर करेंगे। कृपया करके उसे अधिक से अधिक देखिएगा और इसे भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। नए सब्सक्राइब से मैं यही गुजारिश करूँगा दोस्तों। पेपर 12 तारीख को होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर आप होम डिस्ट्रिक्ट जिस डिस्ट्रिक्ट से भी बिलोंग करते हैं, एक बार आप जहाँ आज ये सत्याग्रह होना है उस पर विजिट ज़रूर करिएगा 2 घंटे समय देकर निकाल करके, क्योंकि आप लोग खाना ना खा के जा सकते हैं। ठीक, तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग ऐप विकसित किया है? तो ये तेलंगाना सरकार ने ई वोटिंग ऐप को विकसित किया है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है। अगला है, गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है। तो गरुड़ ऐप को लॉन्च किया है आपका भारतीय निर्वाचन आयोग ने। किसने किया है? भारतीय निर्वाचन आयोग ने। यहाँ पर अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ईसीआई किसे कहते हैं। तो ईसीआई का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो आप क्या करेंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेंगे। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग का इंग्लिश नाम है, जो अंग्रेजी नाम है ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में की जाती है और इसीलिए आप 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। और इलेक्शन कमीशन का मुख्यालय नई दिल्ली। प्रथम चुनाव आयुक्त हुए सुकुमार सेन, वर्तमान में है आपका राजीव कुमार और 25वें नंबर के हैं, याद रखेंगे। ठीक है, इसमें 3 होते हैं, याद रखेंगे। और एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, 2 इनके सहायक होते हैं। और निर्वाचन आयुक्त का जो उल्लेख है मैंने आपको पहले ही बताया था भाग 15 में और आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक। ठीक है दोस्तों, 324 से लेकर के 329 तक याद करेंगे। यूकेपीएससी के एपिसोड में मैं उनको अच्छे से बता चुका हूँ आपको निर्वाचन आयुक्त के बारे में। अगला है, ई वाई ब्रेक ऐप आयुष मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है और ई गोपाला ऐप राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से संबंधित है। अगला प्रश्न है, नदी को जानो ऐप का संबंध है किससे? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया है नदी को जानो ऐप। नदी में जो स्वच्छता अभियान से संबंधित है यह ऐप। अगला प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, किस देश में स्थित भारतीय उच्चायोग के ने इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ने संस्कृत सिखाने वाले ऐप लिटिल गुरु का शुभारंभ किया है? तो बांग्लादेश में किया है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखेंगे, किस कंपनी द्वारा प्रगति मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आप करेंगे। तो आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना एलआईसी की 1 सितंबर 1956 में की जाती है। ये महत्वपूर्ण है, नॉर्मल एग्जाम पे आपको सीधे से एलआईसी की स्थापना पूछी जा चुकी है और मुख्यालय मुंबई। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग जाएंगे दोस्तों, प्राणा पोर्टल ऐप का संबंध किससे है और इसे किसने लॉन्च किया है? भूपेंद्र यादव ने। और इसका उद्देश्य क्या है ये देखेंगे। प्राणा पोर्टल शहर की हवा कार्य योजना की भौतिक व वित्तीय स्थिति में नज़र रखने में मदद करेगा। यह जनता को वायु गुणवत्ता की जानकारी देगा। मतलब आपको याद रखना है, प्राणा पोर्टल का संबंध ओवरऑल वायु गुणवत्ता से संबंधित है, याद रखेंगे। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पार्ट 1 तो मैं पहले ही भेज चुका हूँ आज सवेरे मॉर्निंग में टेलीग्राम पे। दोस्तों आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ होगा। अगर आप उस लिंक से नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स करिए और कमेंट्स में हम लिंक आपको प्रोवाइड करवा देंगे दोस्तों। संपूर्ण करंट अफेयर है 2022 के। ठीक है, वुमेन विल इंडिया वेब पोर्टल किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये गूगल के द्वारा किया गया है, याद रखेंगे। ठीक है, गूगल अमेरिका की एक सार्वजनिक बहुराष्ट्र कंपनी है और जो दुनिया का सबसे ज़्यादा सर्च इंजन वाला पोर्टल है। मतलब कभी कभार सवाल आता है कि गूगल किस देश की कंपनी है? तो अमेरिका देश की एक बहुराष्ट्र कंपनी है, याद रखेंगे। स्थापना गूगल की 4 अप्रैल 1998 में की जाती है और इसका मुख्यालय है कैलिफोर्निया यूएसए में है, याद रखेंगे। ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार इस पर सवाल बना है कि गूगल का मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया पर। हम न सिर्फ करंट अफेयर देखते हैं, उसके साथ साथ हम लोग क्या भी देखते हैं दोस्तों, हम उसके साथ साथ उसके जो फैक्ट होते हैं उसे भी हम कवर कराते हैं। ई श्रम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो श्रम मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, माई ई हार्ट पोर्टल किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो एचसीआई फाउंडेशन। ठीक है, और तो ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ई नगर मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ई नगर मोबाइल ऐप लॉन्च किया है गुजरात सरकार ने। अगला है,
पीएम दक्ष पोर्टल किस मंत्रालय ने? तो सामाजिक न्याय मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया है, पीएम दक्ष पोर्टल को। अगला है, भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य अपना उत्तराखंड बना, याद रखेंगे। ये भी अच्छा प्रश्न है, भूकंप ऐप जहाँ पर पहला बन गया तो याद रखेंगे, वो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा ऐप 500 मिलियन डाउनलोड 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बना? तो 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बना आरोग्य सेतु ऐप। ठीक है, कोरोना काल में आप लोगों ने देखा होगा हर किसी के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप हुआ करता था। अगला है, नमस्ते मोबाइल नमस्ते योग ऐप किसने किया लॉन्च? तो आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अगला है, हिट कोविड ऐप का संबंध है किसने? बिहार से। दोस्त ऑफ लाइफ किस बोर्ड ने लॉन्च किया है? तो सीबीएसई बोर्ड ने इसे लॉन्च किया है। दोस्त ऑफ लाइफ इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई की स्थापना 1929 में की जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मेरा राशन मेरा मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा? तो उपभोक्ता मामले के द्वारा, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा, याद रखेंगे। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, किस केंद्र शासित प्रदेश ने कार्बन वॉच नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? ये महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न देखिएगा आने वाले एग्जाम पे। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश ने। चंडीगढ़ इस तरह का पहल शुरू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश व राज्य बना, याद रखेंगे। ठीक है, अभी तक ना किसी राज्य, याद रखें केंद्र शासित प्रदेश पहला बना चंडीगढ़, राज्य भी आपका याद रखेंगे चंडीगढ़ ही। अगला प्रश्न है, सेचा समाधान मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो उड़ीसा, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, याद रखेंगे। ओके, अगला प्रश्न है, अभिनेता सोनू सूद ने श्रमिकों की मदद हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो प्रवासी रोजगार योजना। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, स्कैनपीडिया नामक मोबाइल ऐप को किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो केरल राज्य ने किया है। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता दर भी केरल राज्य की, याद रखेंगे। जन सहायक आपका सहायक ऐप हरियाणा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, जन सहायक आपका सहायक हरियाणा सरकार ने। अब हम देखेंगे दोस्तों वित्तीय बजट 2022-23 का महत्वपूर्ण घटक हम देखेंगे, और वित्तीय बजट 2022-23 के महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम की पॉइंट है, एग्ज़ाम्स के पॉइंट से जो भी महत्वपूर्ण होंगे वो हम पढ़ेंगे। अभी हम क्योंकि 2023 का बजट नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे लिए एग्ज़ाम पे अभी जब 12 फरवरी का जो पेपर है तो आएगा तो 2022 का ही बजट से आएगा। ठीक, पहला प्रश्न है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक जेम्स विल्सन। महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक जेम्स विल्सन 18 फरवरी 1860 भारत का प्रथम बजट पेश किया गया था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रथम बजट पेश कब किया गया था? 18 फरवरी 1860 को। इसलिए जेम्स विल्सन को भारत में बजट प्रणाली का जनक कहा जाता है। उस समय जेम्स ब्रिटिश सरकार के वित्तीय मंत्री हुआ करते थे। महत्वपूर्ण है, 1860 में ब्रिटिश सरकार का वित्तीय मंत्री कौन हुआ करते थे? जेम्स विल्सन, और तत्कालीन तब जा करके इन्हीं को, जेम्स विलियन को ही भारतीय बजट का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र भारत का पहला बजट, गणतंत्र मैंने आपको बताया था स्वतंत्र अलग है, गणतंत्र अलग है, जहां आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है गणतंत्र कहलाता है। जॉन मथाई, ठीक है, तो याद रखिए 1950 में ये आपके क्या बने थे। अगला प्रश्न है, गणतंत्र भारत का प्रथम बजट 28 फरवरी 1950 को मथाई जी ने पेश किया था। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, गणतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? जॉन मथाई जी के द्वारा 28 फरवरी 1950 में। और स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया था? तो आप याद रखेंगे आर के शनमुखन शेट्टी के द्वारा, और 26 नवंबर 1947 में। कब? 26 नवंबर 1947 में आर के शनमुखन शेट्टी ने पेश किया है। ओके, अगले प्रश्न में हम लोग जाएंगे, भारत के संविधान में बजट के लिए शब्द है या नहीं है? तो देखिएगा भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। इसके स्थान पर दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। किसका उल्लेख है बजट के स्थान पर? वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, याद रखेंगे। और आर्टिकल 112 में है, याद रखिएगा, यहाँ पर 12 हो गया तो 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, या फिर सीधे आप कह सकते हैं बजट का उल्लेख कहाँ पर है? 112 में, लेकिन बजट शब्द नहीं लिखा गया, इतना याद रखिएगा। अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि का प्रावधान है, याद रखिए। आर्टिकल 144 में विनियोग विधेयक का उल्लेख है, याद रखिएगा। 114। अगला प्रश्न है, भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाली वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1867 में हुई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है,
बजट शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो फ्रेंच शब्द से हुई है। किस पीएम ने पहली बार बजट पेश किया था? तो वह कौन से प्रधानमंत्री हुए जिसने पहली बार बजट पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। बजट पेश करने वाले पहले भारत देश के पीएम हुए हैं। अगला प्रश्न, किस महिला पीएम ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था? तो इंदिरा गांधी जी ने 1970 में किया था, याद रखिएगा, ठीक है। अगर पूछा जाएगा नॉर्मल कौन से प्रधानमंत्री जी ने पहली बार बजट पेश किया था, तो पीएम नेहरू जी। और अगर सवाल पूछेगा पहली बार बजट पेश करने वाले पहले प्रधानमंत्री महिला में, तो इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, भारत के कितने पीएम ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था? तो अभी तक 3, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राहुल गांधी, ठीक है दोस्तों। राजीव गांधी होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर राहुल हो गया जल्दीबाजी में लिखते समय शायद। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, ठीक है। आप ऐसे ही याद रखेंगे। सर्वाधिक बार अभी तक 10 बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री रहे मोरारजी देसाई। महत्वपूर्ण प्रश्न है, 10 बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई और 8 बार पी चिदम्बरम जी ने किया है। ये दोनों सवाल पूछे गए नहीं, यहाँ पर तीनों सवाल पूछे गए। एक तो 3 पीएमओ के नाम बताए, सर्वाधिक और 8 बार, ठीक है। सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड निर्मला सीतारमण का 2021-2022 का 2 घंटे 43 मिनट। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत के इतिहास में पेपरलेस बजट पेश कब किया गया था? तो 2021 में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया, किसने किया? निर्मला सीतारमण ने, याद रखिएगा। वही 2023-24 का भी किसने किया है? निर्मला सीतारमण ने। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022-23 के अनुसार किसी भी तरह के डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर से होने वाली आय पत्र कितने प्रतिशत का टैक्स लगेगा? तो यहाँ पर 30% लगेगा, याद रखिए। ये महत्वपूर्ण है यह प्रश्न, डिजिटल एसेट के ट्रांसफर में होने वाले आय पत्र कितने प्रतिशत का टैक्स लगेगा? तो 30%। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में कितने किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा? तो 25,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले 3 वर्षों में कितने वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है? तो 400। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार पीएम ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनलों का बढ़ाया जाएगा, तो 200 टीवी चैनल को बढ़ाया जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अगले 3 सालों तक कितने पीएम गति शक्ति कार्बन टर्मिनल विकसित किए जाएंगे? तो याद रखिएगा 100 कार्बन टर्मिनल। अगला है, 31 जनवरी 2022 को जारी आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस साल जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना प्रतिशत रखा गया? तो याद रखेंगे 2022 में आपका 9.27% जीडीपी का विकास दर रखा गया था। अगला प्रश्न है, पीएम आवास योजना के अंतर्गत कितने कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है इस बजट में 2022-23 वाले में? हाँ, इस वाले में नहीं, इस साल का 2023-24 में नहीं। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें 48,000 करोड़ का लक्ष्य मतलब 48,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो वहीं सबके लिए आवास योजना का लक्ष्य अब 2024 रखा गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 में हॉस्पिटलिटी सेक्टर को कितने रुपए आवंटित किए गए? तो 5 लाख करोड़। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022-23 कुल कितने रुपए का बजट था? याद रखिए 44, आपको 39-45 लाख करोड़ याद रखना है। कितना याद रखना है? कहीं पर आपको 44 भी मिल सकता है, 39-44 याद रखिए, ये महत्वपूर्ण है। ओवरऑल बजट में आपको यह प्रश्न किसी बात में याद रखना है। अगला है, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार राज्यों को कितने रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी? तो 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी राज्यों को। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2022 के अनुच्छेद सोलर पावर उत्पादन के लिए कितने रुपए की मदद या कितने रुपए की मदद की बात कही गई है? तो 19,500 करोड़ की बात कही गई है सोलर प्लांट के लिए, ठीक है दोस्तों। आगे जाते हैं, हर घर नल से जल के लिए वर्ष 2022-23 में कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, मोस्ट लगा दीजिएगा, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए कितने रुपए खर्च होंगे? तो 44,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, ठीक है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, केन बेतवा परियोजना। अगला प्रश्न है, अब तक संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है? 2 बार, पहली बार 2021-22, तो दूसरी बार 2022-23 में। महत्वपूर्ण है, मोस्ट लगा दीजिएगा कि अब तक संसद में कितनी बार
पेपरलेस बजट पेश किया गया 2 बार, ओवरऑल देश में 2 बार, 2021-22 और 22 और 23, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ से अगले टॉपिक पर हम कूद मारते हैं दोस्तों। आपको क्या करना है, इन टॉपिकों को अधिक से अधिक रिवीजन करना है, ठीक है दोस्तों। चैनल पर बने रहिए दोस्तों, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करिए, नहीं तो आप सुनते रहिए दोस्तों, मजे उठाते रहिए। अगला प्रश्न है, बदले गए नामों से किस संस्थान का नाम स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया? तो रक्षा अध्ययन व विश्लेषण संस्थान का नाम अब क्या रखा जाएगा? स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन व विश्लेषण संस्थान रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन का नाम अब क्या रखा जाएगा? तो ये अरुण जेटली रखा जाएगा और इसकी स्थापना 1993 में की जाती है, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन की। अगला प्रश्न है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF का नाम अब याद रखना है आपको, ठीक है। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन इसका नाम रखा जाएगा, ठीक है। डिजिटल जोड़ना है आपको सिर्फ, बस। अगला प्रश्न है, आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम अब क्या रखा जाएगा? तो जनजातीय कार्य विभाग रखा जाएगा। यहाँ पर अगला है, उद्योग एवं संवर्धन विभाग का नाम अब क्या हुआ? उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग होगा अब, ठीक है। अगला प्रश्न है, विदेश सेवा संस्थान का नाम अब क्या रखा जाएगा? सुषमा स्वराज विदेश संस्थान सेवा संस्थान, महत्वपूर्ण है। विदेश सेवा संस्थान का नाम अब सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान रखा जाएगा, इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा? मोस्ट लगा दीजिएगा, जहां पर मैंने 3 स्टार लगा रखा है, तो सुषमा स्वराज भवन नई दिल्ली, ठीक है। मतलब प्रवासी केंद्र का नाम अब क्या होगा? सुषमा स्वराज भवन कहाँ है? नई दिल्ली। अगला, दिल्ली के पर्यावरण भवन का नाम क्या रखा जाएगा? जो दिल्ली में पर्यावरण भवन है उसका नाम पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल जिसे RPF कहते हैं का नाम क्या है? तो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा अब रखा जाएगा RPF का नाम। जम्मू विश्वविद्यालय का नाम क्या रखा जाएगा अब? तो महाराजा गुलाब सिंह रखा जाएगा जम्मू विश्वविद्यालय का नाम। महाराजा गुलाब सिंह ने डोगरा वंश की स्थापना की थी जम्मू कश्मीर में, और वर्ष 1846 में जम्मू के पहले सम्राट बने। तो यहाँ पर 1900 रखा है, तो यहाँ पर 1846 करेंगे आप, ठीक है। 1846 के पहले सम्राट बने थे, याद रखेंगे। अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय, ये सवाल पहले भी कई बार बन चुका है उत्तराखंड के एग्जाम पे। तो केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय रखा गया, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अब किस नाम से जाना जाएगा? मोस्ट लगा दीजिएगा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है यह, इसमें 25 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाता है, याद रखेंगे। 1991 में इस अवार्ड की शुरुआत वो पहली बार 1992 में दिया गया था। मतलब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत 1991 से, लेकिन पहली बार कब दिया गया? 1992 से, याद रखेंगे। 25 लाख रुपए दिया जाता है और देश का सबसे सर्वोच्च खेल सम्मान है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पंजाब में मोहाली हॉकी स्टेडियम है ना, उसका नाम अब बलबीर सिंह सीनियर रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, फिरोज कोटला स्टेडियम दिल्ली में है, याद रखिएगा, और इसका नाम अब अरुण जेटली रखा जाएगा। इसमें एक पेविलियन का नाम विराट कोहली रखा गया, याद रखिएगा। फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ है? दिल्ली में है, और इसका अब नामकरण चेंज हो गया, नाम चेंज कर दिया गया अरुण जेटली, और एक पेविलियन का नाम विराट कोहली पेविलियन भी रखा गया, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम अब क्या होगा? तो इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी जी स्टेडियम रखा जाएगा, और इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है आपका लखनऊ में, महत्वपूर्ण है, यूपी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला है, मोस्ट मोटेरा स्टेडियम, जो सबसे बड़ा स्टेडियम है भारत का, सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम था इसका नाम पहले, या फिर मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम आप कह सकते हो। इसका नाम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा जाएगा और अहमदाबाद में है, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम, याद रखिएगा। अगला, फेसबुक का नया नाम मेटा प्लेटफॉर्म, याद रखना, मेटा प्लेटफॉर्म यानी INC, याद रखिएगा, मेटा प्लेटफॉर्म। और फेसबुक के संस्थापक वो CEO है मार्क जुकरबर्ग, ठीक है, महत्वपूर्ण है, फेसबुक के जो संस्थापक है तो मार्क जुकरबर्ग, और मेटा प्लेटफॉर्म इसका नाम रखा गया है। और फेसबुक की अपनी एक क्रिप्टो करेंसी का है जिसका नाम बदलकर डाइम रखा गया है, ठीक है, फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी का नाम बदलकर डाइम रखा गया है, याद रखेंगे। पहले शायद लिब्रा हुआ करती थी, अब आपको याद रखना है डाइम, याद रखना है।
ड्रैगन फ्रूट का नाम अब कमलम फ्रूट रखा जाएगा गुजरात में, ठीक है, याद रखिएगा। ड्रैगन फ्रूट का नाम अब क्या रखा गया है, कमलम फ्रूट, याद रखिएगा। अगला है अफगानिस्तान का नाम अब क्या होगा, ठीक है, महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान में तालिबान का अधिकार हो चुका है। इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसकी राजधानी है काबुल। अगला प्रश्न है चेनाब नासुरी सुरंग का नाम क्या रखा जाएगा, श्याम सुंदर मुखर्जी टनल। महत्वपूर्ण है चेनाब नासिरी सुरंग कहाँ है करके सवाल पूछा जा चुका है, जम्मू कश्मीर में है, और इसका नाम अब श्याम प्रसाद मुखर्जी टनल रखा जाएगा। अगला है कंडाला बंदरगाह का नाम क्या रखा जाएगा, तो कंडाला या कंडारा बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह गुजरात के कच्छ के रन में है, याद रखिए, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है कंडारा बंदरगाह। महत्वपूर्ण है, पुलिस या फिर पटवारी में पूछा गया था कंडारा बंदरगाह कहाँ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्हीलर द्वीप का नाम क्या रखा जाएगा, जो उड़ीसा में स्थित है। व्हीलर द्वीप का नाम APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है, मोस्ट लगा दीजिएगा, और उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है व्हीलर द्वीप। ओके दोस्तों। अगला है अंडमान निकोबार के रॉस द्वीप का नाम क्या रखा जाएगा, बॉस द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कैसे याद रखेंगे, रॉस मतलब बॉस, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप, नीला द्वीप शहीद द्वीप। फिर से देखिए, व्हीलर द्वीप का नाम APJ अब्दुल कलाम द्वीप, अंडमान निकोबार में द्वीप रॉस द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, हैवलॉक द्वीप स्वराज द्वीप, नीला द्वीप शहीद द्वीप। हैवलॉक द्वीप, स्वराज द्वीप, नीला द्वीप, शहीद द्वीप। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे जाते हैं, मिड डे मील योजना अब नाम PM पोषण योजना। मिड डे मील की शुरुआत 1995 में की जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है स्वच्छ भारत अभियान का नाम अब क्या रखा जाएगा, सुंदर भारत अभियान। मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्वच्छ भारत अभियान का नाम सुंदर भारत अभियान, और इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की जाती है। अगला प्रश्न है PM मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिलाकर अब नया टीवी चैनल लॉन्च किया है, जिसका नाम है संसद टीवी। महत्वपूर्ण है, पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम अब क्या रखा जाएगा, औरंग नेशनल पार्क, और ये औरंग नेशनल पार्क है असम में। तो सवाल पहले क्या बनता था, राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम क्या है, नहीं सॉरी, राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ है, असम में। अब आपसे क्या पूछा जा सकता है, औरंग नेशनल पार्क कहाँ है, असम में। वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम ट्रेन 18 रखा गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है गोरखपुर एयरपोर्ट का नाम महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट रखा गया है। अगला है हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम अटल बिहारी वाजपेयी रखा गया है, हबीबगंज, ये मध्य प्रदेश में, याद रखेंगे। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन जो आपका दिल्ली में है, इसका नाम सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रखा गया है। हावड़ा कालका ट्रेन का नाम क्या रखा गया, नेताजी एक्सप्रेस। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम क्या रखा गया, मोस्ट लगा दीजिएगा। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम अब नर्मदापुरम रखा गया है। महाराष्ट्र के होशंगाबाद का नाम संभाजी, याद रखिएगा। अगला है यूपी के अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ रखा गया है। अगला है शिमला का नाम श्यामला रखा गया है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला है यूपी के सुल्तानपुर शहर का नाम कुशभवनपुरम है, याद रखेंगे। यूपी के सुल्तानपुर का नाम अब कुशभवनपुर रखा गया है, मोस्ट है, याद रखिएगा। इसे भी यूपी के एग्जाम में पूछा गया है, क्योंकि जो यूपी एग्जाम में पूछा जाता है तो यहाँ पे ज़्यादा चांस लगे रखते हैं। हम देख रहे हैं बदले गए नाम, ठीक है। अगला है हरियाणा के अंबाला बस स्टैंड का नाम अब सुषमा स्वराज बस स्टैंड रखा जाएगा। दिल्ली के बाबर रोड का नाम 5 अगस्त मार्ग रखा जाएगा, मोस्ट दिल्ली के बाबर रोड का नाम अब 5 अगस्त मार्ग रखा जाएगा। बोगीबीर पुल का नाम याद रखिएगा, बोगीबीर पुल जो असम में है, असम और ब्रह्मपुत्र नदी, असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है, इसका नाम अटल सेतु रखा गया है। बोगीबीर पुल कहाँ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में और असम में है। साबरमती घाट का नाम क्या रखा गया, अटल घाट। साबरमती घाट का नाम अटल घाट, और ये गुजरात में स्थित है। अगला है फैजाबाद का नाम अयोध्या, मोस्ट फैजाबाद का नाम अयोध्या। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज, इंपॉर्टेंट। केंद्रीय मानव विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय, पहले बता चुका हूं मैं दोस्तों, ठीक है। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं प्यारे मित्रों, और इसके बाद हम कल पढ़ेंगे भारत के मुख्य त्योहार और मेले उत्सव, और इसके बाद ग्रीष्मकालीन डेफ्थ ओलंपिक 2021-22, यहाँ से भी पुलिस में सवाल पूछा था,
और इसके बाद हम देखेंगे भौगोलिक संकेत जीआई टैग, टॉपिक वाइज देखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण आगे होने वाले हैं चैप्टर। तो आगे भी आप क्या करिए, चैनल पर बने रहिए। नए सब्सक्राइबर जो भी है दोस्तों, ये मेरा 9वां एपिसोड चल रहा है। कृपया करके सारे सेंट्रल के करंट अफेयर 2 दिन में फटाफट देखिए दोस्तों, और उत्तराखंड का भी जरूर देख करके जाइए। उत्तराखंड में 2021-2022 का करंट अफेयर देखना है, और सेंट्रल में आपको सिर्फ 2022 का करंट अफेयर देखना है दोस्तों अच्छे से, ठीक है। और चैनल पर बने रहिए। शाम को मैं उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आने वाला हूँ, ठीक है। यूकेपीएससी के जो भी पिछले सालों के जो पेपर है उसी पर चर्चा करूँगा। लेकिन कल मैं एक तो जो 2016 में पटवारी का पेपर हुआ था, एक, और जो 2023 में जो आपका पटवारी का पेपर हुआ था, इन दोनों की सम्मिलित वीडियो लेकर के आऊँगा मैं। इन दोनों पेपरों पर मैं चर्चा करूँगा 2016-2023 के। और यहाँ से देखेंगे क्या आने वाले परसों में यहाँ से पटवारी के लिए पटवारी पेपर में सवाल बन सकते हैं। बिल्कुल बनेंगे दोस्तों। 2016 और 2023 पटवारी पेपर में संपूर्ण क्या करूँगा, उसका डिटेल से पोस्टमार्टम करूँगा। एक भी क्वेश्चन पर हम 10 बार चर्चा करेंगे। सब कुछ 4 ऑप्शन पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।